हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम। और जो हमने पिछली क्लासेस जो हमने देखी थी उसमें हमने एक चैप्टर का डिस्कस किया था। हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा था। आज उसी ऑपरेटर्स को हम थोड़ा सा आगे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है स्टेट फंक्शन, है ना। तो हम बात करते हैं किस चीज़ में, स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन अवस्था फलन। क्या बोलते हैं अपन? अवस्था फलन। क्या होता है ये अवस्था फलन? क्या होता है अवस्था फलन? का मतलब होता है स्टेट फंक्शन, या इसको बोल सकते हैं अपन, एक और वर्ड है इसका नाम है वेव फंक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब वेव फंक्शन यानी इन क्वांटम मैकेनिक्स कोई भी फिजिकल सिस्टम है, इन क्वांटम मैकेनिक्स कोई फिजिकल सिस्टम है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन के अंदर क्या होती है, ऑल इंफॉर्मेशन इसमें वैलिड होती है। क्या होता है कि क्या होता है स्टेट वेव फंक्शन क्या होता है, देखो समझाता हूँ मैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स कोई भी फिजिकल सिस्टम है, कोई भी फिजिकल सिस्टम है जिसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक फंक्शन की नीड होती है, एक फंक्शन की ज़रूरत होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपन वेव फंक्शन बोलते हैं, या वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन, जिसकी कोई स्टेट डिनोट की जाती है, इसको बोलते हैं अपन वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये होता है, या उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन। कैसा होता है, इस वेव फंक्शन में क्या होती है, इस वेव फंक्शन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। वो इन्फॉर्मेशन ही अपन को निकालनी होती है। इन्फॉर्मेशन होती है जिससे किसकी बात होती है, जिसके सिस्टम के स्टेट की पता करते। क्या चीज़ पता करते हैं अपन? सिस्टम स्टेट, सिस्टम की स्टेट कैसी है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपन? डिफाइन करते हैं साई ऑफ आर वेक्टर कॉमा टी से इसको डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को, स्टेट फंक्शन को। जहाँ पे टी क्या है, पोजीशन, टी क्या है, टाइम है, और पोजीशन क्या है, आर वेक्टर। और इसमें यहाँ क्या होता है, ये जो होता है ना इस फंक्शन को, ये फंक्शन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। और इसका जो स्क्वायर इंटीग्रेबल है, वो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। कैसे स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है और इसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। और इसमें एक फेज फैक्टर भी होता है, ई की पावर आयोटा अल्फा। क्या होता है इसमें, एक क्या होता है, फेज फैक्टर होता है, फेज फैक्टर होता है ई की पावर आयोटा अल्फा से। इसको मल्टीप्लाई करने पर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी क्या कर सकते हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा साई ऑफ आर वेक्टर कोमा टी, इससे इस फंक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इस फंक्शन में क्या करते हैं, इसमें नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी को अपन डिफाइन भी कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं इसको? नॉर्मलाइज को हिंदी में बोलते हैं प्रसामान्य। प्रसामान्य कैसे करते हैं? इंटीग्रेबल ऑफ साई आर वेक्टर कॉमा टी ब्रैकेट मोड, ये दोनों तरफ मोड लगाया, मोड का स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1। ये होता है सिस्टम को डिफाइन करना। और अगर यहाँ पे जो वी वेक्टर ऑफ आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है अगर किसी समय पे, तो ये इसकी वैल्यू होती है। और साई ऑफ आर टी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साई ऑफ आर टी से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किससे बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड साई ऑफ आर कॉमा टी को, इसको इसको हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और ये वेव फंक्शन क्या होता है, अगर इस वेव फंक्शन को अगर डिफाइन करते हैं तो लीनियर फॉर्म में क्या होता है, इस वेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? साई बराबर A1 साई 1 प्लस A2 साई 2। और A1 A2 क्या है, अपने कांस्टेंट है, और इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे, जैसे दो स्टेट बनाए मैंने, बहुत सारे स्टेट फंक्शन हो सकते हैं आगे से आगे, और भी हो सकते हैं, मैंने दो ही बनाए। अब क्या होता है, इस वेव फंक्शन की सहायता से हम एक चीज़ बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो चीज़ भी समझेंगे। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्याशा मान। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्याशा मान।
प्रत्याशा मान। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको समझने के लिए माना मैंने देख कोई एक सिस्टम है, एन 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 पार्टिकल्स है, उसमें एन सिस्टम का एक एनसेम्बल कल्पना करी, और उसमें क्या होता है कि उसकी अंदर कितने पार्टिकल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी मेजरमेंट हमको मेजर कर सकते हैं। तो कितने एन सिस्टम का कोई एक पार्टिकल लिया, एक मोमेंटम लिया, एन सिस्टम का स्टेट, और उसको किस में डिफाइन कर दिया, उसकी पोजीशन है एक्स, और उसको डिफाइन कर दिया एक वेव फंक्शन की फॉर्म में। इस वेव फंक्शन की फॉर्म में उनमें जो पार्टिकल्स है उनमें अनसर्टेनिटी आई, उस अनसर्टेनिटी को मेज़र किया है। जो अनसर्टेनिटी मेज़र किया माना जैसे मैंने माना कि N1 सिस्टम है, N1 सिस्टम के पोजीशन, N1 सिस्टम की जो पोजीशन है वो मैंने मान ली x1। ऐसे ही N2 सिस्टम है, N2 सिस्टम के पोजीशन मैंने मान ली x2। ऐसे बहुत सारे n पार्टिकल्स तक है। तो इन सब का क्या मैंने, जैसे मैंने माना एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, तो एवरेज मैंने x किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, N1 x1 प्लस N2 x2 प्लस N3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस आगे तक चलता जा रहा है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने, N1 प्लस N2 प्लस N3 आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समेशन करेंगे। समेशन कहाँ से आई, NI XI डिवाइडेड बाय कैपिटल N, टोटल पार्टिकल्स तो N हुए ना, कैपिटल N, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू समेशन XI NI डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, पर NI बाई N क्या है, इनमें नंबर ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम की ये क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ सिस्टम्स, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम। और जो पोजीशन है हमारी, पोजीशन XI, ये एक प्रोबेबिलिटी को फॉर्म को, प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन करती है। इसको क्या बोलते हैं, NI अपॉन N को हम प्रोबेबिलिटी के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो कैसे, X इक्वल टू ये समेशन XI अपने एज इट इज, और इसको क्या माना मैंने, प्रोबेबिलिटी PI। ठीक है, 1 पहले नंबर की प्रोबेबिलिटी, दूसरे नंबर की, तीसरे, ऐसे सभी को समेशन में किया तो एवरेज टोटल कितना आ गया, X बराबर कितना आ गया, इंटीग्रल X P dx। ध्यान रखना ये P जो है, ये P क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसी फंक्शन में पाए जाने की प्रायिकता। अगर कोई पोजीशन, देख मेरी बात सुनना ना, देखो ऐसे कोई पोजीशन x है, x से x प्लस डी एक्स के बीच में जो सिस्टम, ये सिस्टम है x और x प्लस डी एक्स के बीच में, बिटवीन कि उसकी होने पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी अपन को देखनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पी एक्स कोमा टी डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साई स्टार एक्स कोमा टी साई एक्स कोमा टी डी एक्स, ये ऐसे निकल जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी का असली मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जो अपन ने देखा ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसका क्या है मीनिंग है, कि इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। अब हम जो डेफिनेशन है उससे क्या बता सकते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से फिर अपन सारी बातें करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, है ना। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन है ना। तो सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे, डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन किसकी बतानी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन। देखो कोई भी पोटेंशियल एरिया है, उसके अंदर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन फंक्शन क्या है। जैसे कोई माना मैंने कोई भी पोटेंशियल एरिया है, पोटेंशियल एरिया उसमें कोई मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल या पार्टिकल हो सकता है, ये सिस्टम भी हो सकता है, कोई सिस्टम भी मूव कर सकता है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन स्टेट फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन स्टेट फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन स्टेट फंक्शन क्या होगा, साई ऑफ आर वेक्टर कोमा टी। ठीक है, और एक ऑपरेटर को यूज कर लिया
ए कैप वाला, तो उस ऑपरेटर के साथ में उसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिलेशन क्या होगा। ये देखो, ये मैंने माना ए कैप बराबर कितना हो गया, इंटीग्रल साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी ए साई आर कोमा टी डी। ठीक है, अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, इफ दिस वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइजेशन, देन तो हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या करेंगे, तो वेव फंक्शन ये ऐसा होगा, यानी इसके नीचे क्या होगा, एक स्टार, देखो साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी ए साई आर कोमा टी वेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ डी वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी साई आर वेक्टर कोमा टी। तो क्या करेंगे, अगर नॉर्मलाइज कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर नॉर्मलाइज है, इफ नॉर्मलाइज है, अगर नॉर्मलाइज है तो इंटीग्रल ऑफ साई स्टार आर कोमा टी साई आर कोमा टी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, अगर नॉर्मलाइज है तो देखो, अगर यहाँ इसके नीचे 1 लिखाएंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू तो यही कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, तो वैल्यू कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। तो आया एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी दोनों तरफ ये लगाना है और इसको एक्सपेक्टेशन करना है, यानी इंटीग्रल ऑफ साई स्टार कोई वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लेना, और जो ऑपरेटर है उसको ऑपरेटर को यूज़ करना, और यहाँ पे वेव फंक्शन को इस पर ऑपरेट करना, ये होता है इसकी वैल्यू। अब मैंने बात करी कि जैसे ये तो मैंने एक नॉर्मलाइजेशन ए, कोई भी एक माना मैंने, लेट ए है, एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल उसके लिए ले लिया। अगर मैं मानूं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से 4-5 चीज़ें अपन कैलकुलेट करेंगे। कि पहले की चीज़ क्या बात करी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, यानी हमें किसकी चाहिए, ये चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ पोजीशन की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे पोजीशन, हम देखो, हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम पहले माना मैंने कोई एक पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, तो उसका स्टेट वेव फंक्शन मैंने माना साई ऑफ आर कोमा टी है। ठीक है, तो ये 3D के अंदर है, 3 डायमेंशन के अंदर। तो कैसे निकाला, वेक्टर, ये एक्सपेक्टेशन इंटीग्रल, वही सेम, सब कुछ सेम है, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या आ गया, आर वेक्टर साई आर कोमा टी डी क्यूब ऑफ आर। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर बराबर क्या होगा बताओ, यही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अपने मूल स्वरूप को थोड़ी चेंज करेगा, वो केवल एक मान सकते हो। और अगर मैंने माना कि पोजीशन जैसे माना एक्स में निकालना है या वाई में निकालना है या जेड में निकालना है, तो बस निकाल सकते हो, इजी है। तो इंटीग्रल ऑफ साई स्टार आर कोमा टी, वेव फंक्शन थोड़ी चेंज होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स साई ऑफ आर वेक्टर कोमा टी डी क्यूब ऑफ आर, एक्स में निकालना है तो एक्स लगा दो वहाँ पे, साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी, वाई निकालना है तो वाई लगा दो, डी क्यूब ऑफ आर, जेड निकालना है तो साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी जेड साई आर वेक्टर कोमा टी डी क्यूब ऑफ आर। ठीक है, एक्स वाई जेड में एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये आ गई पोजीशन की। अब किसकी बात करेंगे बताओ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, सब कुछ सब जगह वही तरीका है, सेम टू सेम। लेकिन हम यहाँ पे जो पी वेक्टर लेंगे वो एक तरह का क्या है, ऑपरेटर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच का डेल, यही होता है ना मोमेंटम का ऑपरेटर, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये होता है मोमेंटम का ऑपरेटर, यूज़ करेंगे तो इसकी जगह यूज़ करो। तो ऐसा का वैसा ही पी वेक्टर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी, इंटीग्रल साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी माइनस आयोटा एच कट डेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई आर कोमा टी डी वी। ठीक है, यहाँ पे पी वेक्टर बराबर क्या हो सकता है बोलो भाई, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये हो सकता है। अब इसमें वैल्यू में रखो तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं अपन और साथ में भी निकाल सकते हैं, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं आयोटा एच कट, क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स आई कैप
प्लस डेल वाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई बाय डेल जेड के कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर तुम्हें अगर अलग अलग निकालने जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, जैसे एक्स की निकाली तो पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी एक्स कैसे निकालेंगे हम, इंटीग्रल साई स्टार आर वेक्टर कोमा टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल एक्स। ईजी है, बस फॉर्म बनाना आना चाहिए तुम्हें बस, साई ऑफ आर कोमा टी टी वी, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रल साई स्टार आर कोमा टी माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल वाई साई आर वेक्टर कोमा टी डी वी। इसकी जगह क्या आ सकता है, डी जेड की जगह क्या आ सकता है, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार आर कोमा टी। ये क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, डेल जेड साई आर कोमा टी डी वी, ठीक है। अगर वो पूछ ले कि एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी की फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते, तो एनर्जी की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो एनर्जी की फॉर्म में देखो एनर्जी की फॉर्म में क्या 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 लाइन बना सकते हो उसको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हो अपन, बताओ, वही वाला ई, है ना। तो इंटीग्रल साई स्टार आर कोमा टी आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल टी, टाइम का डेरिवेटिव होता है ना इसमें, डे टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई आर वेक्टर कोमा टी डी वी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालना बताऊँ, अलग अलग तरीके हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन काइनेटिक एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बताना है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बता दो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है बताओ, पी वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पी वेक्टर स्क्वायर अपॉन 2m एवरेज, तो क्या आएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटीग्रल साई स्टार आर कोमा टी डेल स्क्वायर साई आर वेक्टर कोमा टी डी वी। ये लो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देखना है तो वेक्टर आर एक्सपेक्टेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रल साई स्टार आर कोमा टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी ऑफ आर वेक्टर साई आर कोमा, ये तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन निकालने के फॉर्मूलेज हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। अब हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती ही आती है, जिसका नाम है, उसको बोलते हैं अपन एरनफिस्ट थ्योरम। क्या बोलते हैं, एरनफिस्ट थ्योरम। ध्यान रखना इसका प्रूफ नहीं करेंगे और बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आए तो भी छोड़ के आ जाना तुम तो, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत लेंथी है, लंबा है, उसको प्रोसेस को करना बहुत मुश्किल भी है और थोड़ा टफ भी है। मैं तो करवा दूंगा, तुम्हें समझ के भी लिखना है ना एग्ज़ाम में, तो वो सारी पॉसिबिलिटी को देखते हुए अपन एरनफिस्ट थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद उसको समराइज़ कर लेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्या होता है, एरनफिस्ट थ्योरम पढ़ो समझो, मैं बताता हूँ। देखो कोई पार्टिकल है, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्लासिकल इक्वेशंस दी गई है ना। अगर उसमें जो मोशनेबल जो वेरिएबल है उसकी जगह हम अगर एक्सपेक्टेशन रख दें तो वह किस में बदल जाएगी, क्लासिकल में होगी। अगर एक्सपेक्टेशन में बदल दोगे तो वो कैसे बन जाएगी, क्वांटम में बदल जाएगी। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो इक्वेशंस बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एरनफिस्ट थ्योरम। और एरनफिस्ट थ्योरम दो अलग अलग तरीके से होती है, दो समीकरण हैं एरनफिस्ट थ्योरम की। तो समझ में आया क्या इसका एरनफिस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बता सकते हो। कोई भी जैसे देखो कोई भी पार्टिकल है, मैं लिख देता हूँ, पार्टिकल है अगर वो मोशन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल इक्वेशंस मान सकते हो, क्लासिकल इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। यदि उनमें जो मोशनेबल जो वेरिएबल है
मोशन जो वेरिएबल है उसकी जगह हम अगर एक्सपेक्टेशन वेरिएबल लिख दें, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लिख दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्वांटम इक्वेशन में। क्वांटम इक्वेशन जो कि किसको दिखाएगी? मोशन ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करेगी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करेगी, है ना। तो जो एक्सपेक्टेशन में जो करेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? एरनफिस्ट थ्योरम। तो फर्स्ट एरनफिस्ट थ्योरम कौन सी थी? फर्स्ट देखो, जैसे हम मानते हैं, जैसे हम बताता भी हूँ, डी वाई बाई डी टी ऑफ आर वैक्टर इक्वल टू 1/m मोमेंटम का वेक्टर, ठीक है। इसको अपन तीनों पोजीशन में लिख सकते हैं। आर वेक्टर है, यहाँ भी पी वेक्टर है, तो पी एक्स में आर, पी एक्स में एक्स एक्स पी एक्स, वाई पी वाई और जेड पी जेड, ऐसे में लिख सकते हैं। तो इसको तीनों इक्वेशन में लिख सकते हैं। एरनफिस्ट की सेकंड थ्योरम, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? दूसरी इक्वेशन ये है कि डी वाई बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल वी ऑफ आर वेक्टर, एक्सपेक्टेशन की, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स, डैम्पिंग फोर्स से बोलते हैं ना, इसको डैम्प फोर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? एरनफिस्ट इक्वेशंस कहलाती है। एरनफिस्ट का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल है उसके अंडर कोई भी, एरनफिस्ट थ्योरम का एक स्टेटमेंट, मतलब इसको कैसे डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई भी पार्टिकल है वो अगर पार्टिकल से एसोसिएट कोई वेव पैकेट है, अब वो वेव पैकेट में कहीं भी हो सकता है, उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ तो उसकी बात नहीं बनती है, लेकिन उसके साथ क्या कर सकते हैं? उसको एक्सपेक्टेशन के अलावा, तो उसको एक्सपेक्टेशन के अलोंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एरनफिस्ट थ्योरम होती है, क्वांटम के अकॉर्डिंग। अब देखो, इनका प्रूफ भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो एग्जाम में, ऐसा कोई इतना रोल नहीं है। ये सारी बातें उसी के अंदर आती। अब हम एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ समझेंगे भी सही, और उसका नाम है आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज़, डीजनरेसी, ये सारी बातें एंड कम्यूटेशन रिलेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपन किस चीज़ की बात करेंगे अभी इसमें? इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। किस चीज़ की बात करेंगे? आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़। और ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखा सकते हो इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन आता है। अब देखो, इसको आइगन वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करना है कि जैसे कोई भी वेव फंक्शन माना मैंने, कोई स्पेशल वेव फंक्शन है, विशेष अपनी तरफ से स्पेशल वेव फंक्शन जो हमें दिया गया है इक्वेशन में, मान सकते हो, जिसको मैंने माना साई है, इस पर कोई ऑपरेट करते हैं अपन ए कैप, ऑपरेटर क्या दे दिया मैंने? ऑपरेटर जो है हमारा वो ए कैप है। इस ए कैप को अगर इस साई पे अप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ वैल्यूज़ आती है वेव फंक्शन के साथ, उसको बोलते हैं। जैसे देखो, ए कैप को अगर मैं साई ऑपरेटर पे, वेव फंक्शन को किसी ऑपरेटर पे ऑपरेट किया तो इसकी कुछ वैल्यू आई, ए कैप ऑफ साई। देखो, वेव फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को तो बोलते हैं अपन आइगन वैल्यूज़। और इस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं अपन आइगन इक्वेशन, ठीक है। ये होता है आइगन इक्वेशन, और इसको बोलते हैं आइगन। और ये जो फंक्शन होता है, वेव फंक्शन है, इसको बोलते हैं अपन आइगन फंक्शन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन आइगन फंक्शन, इसको बोलेंगे अपन आइगन वैल्यू, इसको बोलेंगे पूरी को आइगन इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को बोलेंगे आइगन इक्वेशन। ऐसा होता है। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे मैंने माना कि एक ए वेक्टर ऐसा है, कोई भी वेव फंक्शन ऐसा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल देखो, जैसे माना मैंने कोई ऑपरेटर है मेरे पास, ऑपरेटर कैसा है? ऑपरेटर माना माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल एक्स, ये मैंने ऑपरेटर मान लिया, लेट, है ना, ये मैंने ऑपरेटर माना। और वेव फंक्शन मैंने मान लिया
क्या वेव फंक्शन बना मैंने, हाँ वेव फंक्शन मान सकते हो एन ई की पावर आयोटा के एक्स, ये मैंने मान लिया। तो करो ऑपरेट, तो क्या आता है वेव फंक्शन ए केप ऑफ साई बराबर स्मॉल ए साई, तो ये इधर एल एच एस सोल्व करो, एल एच एस सोल्व किया ए केप ऑफ साई यानी कि क्या हो गया माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल एक्स इंटू एन ई की पावर आयोटा के एक्स। सोल्व किया तो क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, आयोटा एच कट एन डेल वाई बाय डेल ई की पावर आयोटा एक्स का क्या होगा, की पावर आयोटा एक्स डॉट इसका क्या होगा आयोटा के अंदर ऊपर वाले का था, तो आयोटा आयोटा -1 माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो कितना बच गया बताओ, एन एच कट के ई की पावर आयोटा के एक्स। तो बताओ क्या बन गया, एल एच एस में क्या बन गया, एच कट के एन ई की पावर आयोटा के एक्स, ये बच गया ना एन, देखो ई की पावर आयोटा के एक्स। तो ये बन गया वापस से क्या हमारा वेव फंक्शन साई, और ये वैल्यू क्या बन गई, एच कट क्या बन, एच कट के क्या बन गया, आइगन वैल्यूज। तो क्या क्या निकली इसमें बता दो मुझे, आइगन फंक्शन क्या बना, तो हमारा जो आइगन फंक्शन था क्या चीज़ थी, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन जो था हमारा शाई, वो क्या था एन ई की पावर आयोटा के एक्स, और जो आइगन वैल्यू थी वो कैसी बन गई, ए बराबर कितना आ गया हमारे पास एच कट के, और जो हमारा आइगन इक्वेशन थी वो कैसी थी, एशाई बराबर एशाई। तो ये दो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी है, टॉपिक का नाम भी यही था। तो ये एक तुम मान सकते हो, और एक एग्जांपल और ले सकते हो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी ले सकते हो, एच साई बराबर ई शाई के फॉर्म में भी, जिसको अपन हैमिल्टन इक्वेशन के फॉर्म में भी देखते हैं। किसकी हम एक एग्जांपल से और बता सकता हूँ, एग्जांपल लिखो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी, इस पर साई ऑपरेट किया इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर वेक्टर ऑफ शाई, ये होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं, एच शाई बराबर ई शाई फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ई बराबर क्या है, आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी, ये तो ई है, यानी ई इसको माना मैंने, और शाई ये ना एच इसको मान लिया है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ये एच है हमारा पूरा, और एच बराबर क्या है, हैमिल्टन क्या है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर ऑपरेटर है ना, हैमिल्टन ऑपरेटर है, ठीक है। ई क्या है, वैल्यू आइगन वैल्यू, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर वी ऑफ आर वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, और तोड़ो तो क्या लिख सकते हैं, एच कैप बराबर क्या हो सकता है, पी कैप स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, मेन आगे से आगे चले, देखो फंक्शन कोई सा भी लिख सकते हो, साई एन बराबर ई साई एन, यानी हैमिल्टन ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करोगे जो तो ई आएगा वो एक आइगन वैल्यू है, और ये वेव फंक्शन एज इट इज वापस समेट के आ गया। तो ये एक हो सकता है जहाँ पे एन की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, वेव फंक्शन फर्स्ट वेव फंक्शन सेकंड वेव फंक्शन थर्ड वेव फंक्शन चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना दोनों तरफ वेव फंक्शन सेम होगा। तो जो हमने एक चीज़ मानी 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए, तो जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो जो आइगन वैल्यू में वो डीजेनरेट आइगन वैल्यू होती है ना, यानी आइगन वैल्यू चेंज नहीं होती है, आइगन वैल्यू सेम रहती है, वो वाली बात है। तो उसको इस क्वालिटी को बोलते हैं अपन डीजेनरेसी। तो एक वर्ड आया हमारे यहाँ पे, क्या नाम था उसको, बोलते हैं अपन डी जेनरेसी, डीजेनरेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन अपभ्रष्टता, अपभ्रष्टता बोलते हैं हिंदी में।
थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड सीखते जाओगे तो क्वांटम पढ़ने में थोड़ा मज़ा आने लग जाएगा और एक्स्ट्रा मज़ा आने लग जाएगा। तो माना मैंने कोई एक लीनियर ऑपरेटर लिया, लीनियर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं अपन ए केप, ये मेरा लीनियर ऑपरेटर है। इसको किसी इक्वेशन या किसी इक्वेशन में यूज़ किया, ए केप ऑफ साई एन बराबर ए एन साई एन। ठीक है, तो ए ऑपरेटर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई भी देखो। जैसे माना मैंने ए कैप ऑफ साई एन वन के लिए अप्लाई किया तो क्या आ गया, ए एन साई एन वन। ए टू साई एन टू के लिए अप्लाई किया तो क्या आ गया, ए एन साई एन टू। ऐसे आगे से आगे चलते रहे अपन। ठीक है, तो जब एक आइगन मान के करस्पॉन्डिंग, वन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा, 1 है, 2 है, 3 है, एक से ज़्यादा, ध्यान रखना मेरी बात को सुनना, जब एक आइगन वैल्यू, आगे भी ऐसे होगा, ए एन साई एन थ्री बराबर साई एन थ्री ए कैप, जब एक से ज़्यादा आइगन फंक्शन है और वैल्यू ए एन है तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको आइगन वैल्यू, ये आइगन जो वैल्यू है, आइगन वैल्यू ए एन, ये आइगन वैल्यू कहलाती है डीजेनरेट, डीजेनरेट। और इस क्वालिटी को बोलते हैं अपन, इस क्वालिटी को बोलते हैं अपन डीजेनरेसी, डीजेनरेसी। ठीक है, एक आइगन मान के अलग अलग इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन होते हैं, क्या बोलते हैं अपन, डिपेंड नहीं कर रहा है इस पे, है ना, ए एन पे, तो इसको बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन। ठीक है, और जो जितने नंबर्स होते हैं कि भी कितने नंबर्स के आइगन फंक्शन है ना, जैसे आइगन वैल्यूज़ के जो, उसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, कितनी डिग्री है उसकी, है ना, इसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी। कैसे डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कैसे बनी, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ कि कितनी आइगन वैल्यूज़ है, जिससे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे आइगन वैल्यू आई हमारी 2, 2 और 3 ऐसे आई, तो जो 2, 2 है ये है डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, कि भाई 2 जो है वो 2 बार आया और 3 जो है वो 1 बार आया, बस ये इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, बस इतना सही बात है इसके अंदर। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझना चाहो तो एग्जांपल से समझ सकते हो, एग्जांपल देने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता इस डिग्री ऑफ डिजेनरेसी में होगी तुम्हें एग्जांपल देने की ज़रूरत, या दें, बताओ। दें, देखो एग्जांपल दे देते हैं, चलो एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल से देखो एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जांपल देख लो फिर थोड़ी क्लास और करते हैं। ए कैप साई वन बराबर ई साई वन। ठीक है, ए कैप साई टू बराबर ई साई टू। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऐसे आगे से आगे चलते जा रहे हैं। ए कैप साई थ्री, ऐसे वो लिख दो, ए कैप साई थ्री बराबर ई साई थ्री, ऐसे आगे से आगे चलते जा रहे हैं। तो जो ए कैप है ना, वो ए कैप ऑफ सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री इक्वल टू ई ऑफ सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री, ऐसे। तो जो साई है हमारे पास, वो साई क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू प्लस सी थ्री साई थ्री। अगर इसको अगर एक्सपेक्टेशन उधर उधर भेजा ऑपरेटर लगा के, और उसको हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी भी दिखा सकते हैं कि इसमें पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, इसमें पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस इसको इसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई भी वेव फंक्शन साई है, उस साई को हम वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, इससे उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। और जो एनर्जी लेवल ई है उसमें डीजनरेसी 3 लेवल की हो सकती है, C1 C2 C3। C1 और C2 अगर सेम आ गए तो 2 डिग्री 2 हो जाएगी उसकी,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, हर लास्ट नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा शायद ऑपरेटर्स वाला, तो उसमें अपन हर्मिशन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और आइगन फंक्शन भी निकालेंगे उसका। इसके अलावा हम एक चीज़ कम्यूटेशन रिलेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, और कुछ क्वांटम की पोस्टुलेट्स भी समझेंगे। पोस्टुलेट समझना बहुत ईजी है, तो वो क्लास थोड़ी सी छोटी भी होगी और इम्पोर्टेंट भी होगी, उसमें 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है ना। तो आज ये अभी ये देख लो क्लास, फिर उसके बाद में अपन तीसरी क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास जो मैंने अपलोड कर दी थी, सेकंड आज हुई है, थर्ड लेक्चर ये है किसका, क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर्स पे बेस्ड है। आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, हर्माइट की, कम्यूटेशन, थोड़ा से टॉपिक्स ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट भी है सारे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।